जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साइंस की बेहतरीन लाजवाब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे भाई ये हमारी क्लास नंबर 28 है। इसके पहले हमने 27 नंबर तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। मेरे भाई आपको हमारी आवाज़ थोड़ी बदली सी लग रही होगी क्योंकि गला बैठा हुआ है गाइस, तो मैं तेज़ बोल भी नहीं सकता हूँ। और जितनी भी तेज़ मैं बोल रहा हूँ गाइस, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतनी ही तेज़ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप गाइस एयरफोन लगा लीजिएगा अगर आपको हमारी आवाज़ स्लो लग रही होगी तो। गला भले ही बैठा हुआ है मेरे भाई, लेकिन मैं आपकी क्लास लेता रहूँगा क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। सबसे ज़्यादा कठिन गाइस आपका जीके एंड साइंस ही है, क्योंकि गाइस ये आपको पता है कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड या रेडियो ऑपरेटर में गाइस ये पहले ही जानकारी दे दी गई है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% अंक अर्जित करने हैं। तो मेरे भाई इसीलिए आपको हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जंगलों में हर रोज सुबह होने पर हिरण सोचता है कि मुझे शेर से ज़्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मार के खा जाएगा। और शेर हर सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरण से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, उससे कोई मतलब नहीं मेरे भाई। आप शेर हो या हिरण हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो हर रोज़ भागना पड़ेगा। इसका मेन गाइस अगर कहा जाए उद्देश्य, तो मतलब ये है कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। बस बात वही लिखी गई मेरे भाई जो ऊपर आपको उदाहरण के तौर पर समझाया गया। बस आपको पूरी जान के साथ तैयारी करनी होगी, पूरी ताकत लगा करके आपको तैयारी करनी होगी। सिलेक्शन आपका होकर रहेगा, निश्चित है गाइस सफलता आपकी कदम चूमेगी। बस आप पूरी जान के साथ तैयारी करते रहिए, पूरी ताकत लगाते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और गाइस बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। देखो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके आरआरबी, एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलेगा इस आज के इस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। इसका आंसर आप सभी को बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के शिफ्ट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। तो सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह इसमें जो है वह कौन सा है, सी जी, जी, जी या सी जी। इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एंड जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर देंगे मेरे भाई। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे। बताएंगे इसमें निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह जो है वह कौन सा होगा। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका जो गाइस कैपिटल जी लिखा गया है, ये निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने कि किस स्थिति में एक अविलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गाइस, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं। जो आपकी इजी लेवल क्वेश्चन थे मैंने उसे स्किप कर रखा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के नंबर को बिल्कुल भी ध्यान न दीजिएगा, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसी को यहाँ पर लिया है। तो किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन दोनों स्थिति में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन और परावर्तन दोनों स्थिति में। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो आपको स्थान दिया गया, फिर कहा गया के कारण आकाश में तारा जो है ये टिमटिमाता दिखता है। गाइस कहने का मतलब ये है कि इसमें जो ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से किसके कारण जो तारे हैं गाइस ये आकाश में आपको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। गाइस मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि आज हमारी आवाज़ में थोड़ी आपको बदलाव ज़रूर आ रही होगी, क्योंकि गला हमारा काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है। हो सकता है कि कल और भी बैठ जाए, क्लास भी ना ले पाएँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा भाई, ठीक है, मैं भी ईयरफ़ोन लगा कर के आपकी क्लास लेने की कोशिश करूँगा, ताकि आप तक आवाज़ हमारी कुछ तो स्पष्ट पहुँच ही जाएगी। और वैसे तो गाइस कुछ स्पष्ट पहुँच रही होगी, मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप सभी मित्र फटाफट इसका आंसर दीजिए, और मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकता हूँ हर संभव कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा गाइस, क्योंकि आपके पास अब समय भी नहीं बचा है। आपको तैयारी तो पूरी जान के साथ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता रखा कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो भैया इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताओ मेरे भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण आकाश में तारे जो हैं गाइस से टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने कि किस माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। कहने का मतलब है किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश की किरणें झुक जाती हैं गाइस तो उसे क्या कहा जाएगा, अपवर्तन, प्रसार, प्रतिबिंब या फिर डिप्लीकेशन। मेरे भाई इसका आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एंड जिसने कभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लग रहा है मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, गला बैठा हुआ है फिर भी मैं उनके लिए क्लास ले रहा हूँ। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है मेरे भाई, जब झुकाव होगा कहने का मतलब है उसमें अपवर्तन उत्पन्न होगा। गाइस जब प्रकाश की किरणें किसी एक चिकने और परावर्तक तल से गाइस टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं तो उसे कहा जाता है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। एंड गाइस जब कोई किरणें किसी भी माध्यम से गाइस गुजरती हैं और वो एक तरफ झुक जाती हैं, अभिलंब झुक जाती हैं गाइस अपने अभिलंब से, तो उसे कहा जाएगा अपवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा है तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है, जहाँ वास्तव में कुछ होता ही नहीं है, इसे क्या कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके लिए साइंस के लेकर आए जा रहे हैं मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गाइस जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है आपकी, अगर तब से अब तक या फिर गाइस मैं जब तक आपका करवाऊंगा तब तक अगर आप गाइस इसे पढ़ते हैं ना, तो मैं दावा नहीं कहा जाए तो 101% मैं दावा कर सकता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा इसी में से आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं होगा, ठीक है। तो आप गाइस तैयारी करते रहना, सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा, एक सीट तो आपकी कंफर्म हो ही जाएगी। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का भ्रम होता है गाइस, और वास्तव में वहाँ पानी होता ही नहीं है, इसे कहा क्या जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा, उसे कहा जाता है मृगमरीचिका। क्या कहा जाता है, मृगमरीचिका। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए मृगमरीचिका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई कि किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर गाइस कहा क्या गया कि किसी भी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु, ठीक है। और ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं, अपसारी, द्विफोकल, बेलनाकार या फिर अभिसारी। अब आपको उत्तल और अवतल नहीं दिया गया। अब आप अगर जानते होंगे कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है एंड अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखो किसी भी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें लेकिन दूर की वस्तुएं उन्हें स्पष्ट रूप से न दिखाई दें, उन्हें कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष से बचने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष या फिर जिन्हें गाइस हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, इससे बचने के लिए या फिर गाइस इससे पीड़ित लोगों द्वारा
दूर किया जाता है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना इम्पोर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें किस लेंस का उपयोग मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है या कहा जाए निकट दृष्टि दोष। मैंने अभी आप सभी को बताया गाइस, केवल उसमें लेंस का नाम ही अलग दिया गया था, ठीक है, और इसमें भी लेंस का नाम अलग कर दिया गया। उसमें अपसारी अभिसारी इस प्रकार से दिए गए थे मेरे भाई, द्विफोकल बाइफोकल। एंड इसमें आपका क्या दिया गया मेरे भाई, बेलनाकार, उत्तल उत्तल, अवतल या उत्तल, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया, ठीक है। थोड़ा गाइस इसके लैंग्वेज ही चेंज की जाती है और क्वेश्चन कोई पहाड़ नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन आपका चूहे के तौर पर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष द्वारा किया जाता है या फिर उससे बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे भाई, अगला देखो। या क्वेश्चन जितना कहा जाए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, यानी दूर की वस्तुएं उन्हें दिखाई नहीं देती हैं और नज़दीक की वस्तुएं उन्हें दिखाई देती हैं, तो इसमें उसे कौन सा दृष्टि दोष होगा और इससे बचने के लिए वह किस लेंस का प्रयोग करेगा या फिर इसे कैसे सही किया जा सकता है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना गाइस, और इसके लिए आप समय भी ले लीजिए। देखो यदि किसी भी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, कहने का मतलब है कि जब उसे दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी तो मतलब नज़दीक की वस्तु उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और आप सभी को पता है गाइस कि इसका बिल्कुल विपरीत होता है, अपोजिट होता है। जब नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से न दिखाई दें तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है ना, जिसे हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। इससे बचने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, जो कि अवतल लेंस का उपयोग करके हम इसे सही कर सकते हैं। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट किया। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, हाइपरमेट्रोपिया। माय डियर फ्रेंड्स, हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है दूर दृष्टि दोष एंड मायोपिया को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये आप दोनों याद रखना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है गाइस, ये इसे कहा जाता है दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, उससे बचने के लिए वह उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। अगर लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी प्यारे भाई बहन का ये फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। मेरे भाई क्लास को लाइक ज़रूर कर देना एंड अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा आप इसकी व्याख्या देख लो, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा गया है। जिसे हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है दूर दृष्टि दोष, इससे बचने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख लो मेरे भाई, मायोपिया को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, जिससे बचने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और गाइस प्रेस बायोपिया जिसे कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो है गाइस ये अक्सर बुढ़ापे में होता है, जिसे कहा जाता है गाइस कि ना तो स्पष्ट रूप से नज़दीक की वस्तु दिखाई दे और ना ही स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु दिखाई दे, उसे कहा जाता है जरा दृष्टि दोष, जिन्हें गाइस कहा जाता है प्रेस बायोपिया, ठीक है। और इससे बचने के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके एंड अविंदुकता मतलब होता है गाइस दृष्टि वैषम्य, ठीक है। अगर अविंदुकता का मतलब कहें तो गाइस इसे होता है दृष्टि वैषम्य। अरे, जिससे बचने के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन अगला। देखो वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं गाइस घुमा फिरा कर, बस मैंने आप सभी को बताया ना कि केवल और केवल लैंग्वेज ही चेंज की जाती है। तो आप गाइस थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका हर एक इम्पोर्टेंट होता है, हर एक आपका आसानी से आ जाएगा। अगला के निकट दृष्टि दोष को और इसमें क्या कहा जाता है।
मेरे भाई निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन कहा गया है। तो फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो निकट दृष्टि दोष को अभी मैंने आप सभी को बताया कि निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, जैसे बचने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। गाइस यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मायोपिया। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपने देख लिया मेरे भाई कि हाइपरमेट्रोपिया जो है गाइस ये दूर दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया ये हो जाएगा आपका जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और एमोट्रोपिया तो गाइस हम जानते नहीं है। ओके, चलिए अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। बस वही फिर से घुमाया गया, केवल घुमाया गया क्वेश्चन। मैंने आप सभी को बताना मेरे भाई, क्वेश्चन घुमाया जाता है, आपको नहीं घूमना है, क्योंकि आपको एग्जाम में अपने दिमाग को इससे रखना है। ठीक है, क्योंकि इस बार आपको एक सीट लेनी है, एक सिलेक्शन लेना है, अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है, अपनी शौक को पूरा करना है। अगर आपके अंदर वर्दी की चाहत है तो उसे पूरा करना है, जो आग जल रही है उसे वर्दी पा करके बुझाना है। और जब तक ये गाइस आपकी वर्दी मिल नहीं जाती है तब तक इस आग को और भी ऊर्जा देते रहना है। ठीक है, तो मेरे भाई पूरी जान के साथ लगे रहो, पूरी ताकत लगाते रहो। कंपटीशन लेवल हाई है तो आपको तैयारी भी हाई तरीके से करनी होगी। मैंने आप सभी को पहले ही बताया ना कि जिस प्रकार गाइस शेर और हिरण वाली कहानी मैंने आपको बताई, उसी प्रकार गाइस आपको भी अपने जीवन में अगर कुछ पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, है ना मेरे भाई। तो आपको पूरी जान के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, पूरी ताकत लगाती रहने होगा। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। वैसे तो गाइस मुझे अगर कहा जाए तो उम्मीद नहीं, बल्कि आप पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा, बट तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, बिना तैयारी के कुछ नहीं हो सकता, है ना। और वैसे तो गाइस आप तैयारी कर ही रहे हैं। मैंने देखा है कि कुछ हमारे प्यारे भाई बहन हैं कि जब से मैं क्लास ले रहा हूँ तब से मैं क्लास ले रहे हैं, और कुछ तो बीच बीच में छोड़कर चले गए हैं आने जाने वाले, है ना, जो गाइस स्थिर नहीं रह सकते हैं, तो वो तो आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं गाइस कि जो जब से मैं क्लास बना रहा हूँ या क्लास ले रहा हूँ तब से गाइस वो क्लास ले रहे हैं। तो चलिए, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है भैया, वही मैंने आप सभी को बताया, मायोपिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दूर दृष्टि दोष या फिर कहा जाए हाइपरमेट्रोपिया को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। गाइस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके आज बता देना कि जब से मैं क्लास ले रहा हूँ तब से आप क्लास ले रहे हैं या बीच में आपने क्लास लेना शुरू किया है। हालांकि गाइस हो चुका होगा लगभग 4 महीने तो कम से कम हो ही गए होंगे। 4 महीने नहीं तो मान के चलो गाइस 3 महीने तो कम से कम हो ही गए होंगे क्लास लेते लेते। जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसे देख लेना, पता चल जाएगा। लिखा होगा 7 मंथ एगो या 12th मंथ एगो। ठीक है, तो मतलब 7-12 नहीं लिखा होगा, मैंने जैसे बताया ना, तो आप देख लेना 3 मंथ या 4 मंथ जिस प्रकार से लिखा हो। तो गाइस जब से मैं क्लास ले रहा हूँ तब से आप ले रहे हैं या नहीं, ये अपनी राय ज़रूर देना, अपना उत्तर ज़रूर देना वीडियो के नीचे ही टिप्पणी बॉक्स में। ठीक है, गाइस यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि दूरदृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया से बचने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे। सही आंसर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष से बचने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही घुमाया गया, बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि केवल और केवल इसकी लैंग्वेज ही चेंज की जाती है मेरे डियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, मतलब क्या होकर के, प्रकाश का प्रतिबिंबन, अपवर्तन, या प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन दोनों, या प्रसार। इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन दोनों होकर के इंद्रधनुष का निर्माण होता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच की प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य जो है यह उच्चतम होती है। बस वही गया, इस क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। और आरबी जेई की परीक्षा में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका लाल रंग। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका गैस थोड़ा लंबा है, इससे दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से
आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है कि जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है, अब ये 7 रंग कौन-कौन से हैं आप सभी जानते हैं, जिन्हें हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, इनके क्रमों को याद रखने के लिए, यानी आपका हो गया वॉयलेट, इंडिगो एंड BI एंड गाइस आपका हो जाएगा गाइस ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो है गाइस ये आपके 7 रंग हो जाएंगे इंद्रधनुष का जिससे निर्माण होता है। ठीक है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण जो है यह क्यों होता है, यह क्वेश्चन आपसे कहा गया। थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा लंबा है गाइस, लेकिन इसे दिमाग लगा करके आंसर आपको देना होगा क्योंकि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब श्वेत प्रकाश या सफ़ेद प्रकाश जो है गाइस, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है, आप सभी पता है ना। और ये गाइस जब प्रिज्म से गुजरता है, जो कांच का प्रिज्म होता है, एक त्रिकोण का होता है, और तो इसका प्रक्षेपण जो है क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि श्वेत प्रकाश के जो 7 रंग है गाइस, ये 7 के सातों रंग प्रिज्म से अलग-अलग दिशाओं में मतलब गाइस अलग-अलग चाल से गुजरते हैं, ठीक है? अलग-अलग स्पीड से। दैट मीन्स यहाँ पर ये हुआ मेरे भाई कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले स्थान दिया गया, फिर कहा गया कि एसआई इकाई ओम है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि इसमें किसकी एसआई इकाई जो है या ओम है। देखो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? ए होती है आपकी एम्पियर। ओके डियर। फिर देखो विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट। ओके मेरे प्यारे भाई। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम। ओके मेरे प्यारे भाई बहन। एंड यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस दिया गया है या फिर कहा जाए जो प्रतिरोध है मेरे भाई, इसकी एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है, जो कि गाइस कुछ इस प्रकार से इसका प्रतीक होता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओम के नियम का गाइस कहा जाए तो यहाँ पर याद रखना इसका जो सूत्र होता है वह होता है आर बराबर वी बटे आई, यानी कि गाइस जो विभवांतर जो धारा है गाइस उसके अनुपात को ही कहा जाता है उसका प्रतिरोध। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका सही होगा वो होगा डी, एंड ये आपका सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोध आर बराबर वोल्टेज वी एंड किसके अनुपात के बराबर होगा, वही क्वेश्चन पूछा गया। मैंने अभी आपको ऊपर बताया मेरे भाई कि आर इज अकल टू वी अपान आई, ये मैंने आपको बताया ना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा जो मतलब प्रतिरोध है या वोल्टेज और धारा के अनुपात के बराबर होता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका धारा, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? धारा, और फिर लिखना होगा आई। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एक चालक का प्रतिरोध जो है गाइस ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो देखो एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है या किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो उसके अनुप्रस्थ भाग के कुल क्षेत्रफल की। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बैटरी की क्षमता जो है ये किस में व्यक्त की जाती है? आरआरबी जेई एलो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए गाइस, क्वेश्चन अभी आपके बहुत ज़्यादा हैं तो फटाफट आंसर दीजिए। देखो बैटरी की क्षमता जो मेरे भाई ये आपकी एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है, वोल्टेज नहीं होगा, ध्यान देना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा आपका बैटरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई कि निम्न युक्तियों में कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर दीजिए। गलती कोई भी नहीं करेगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। निम्न युक्तियों में कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा या कहा जाए परफेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर, वह हो जाएगा सेल या बैटरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका
हो जाएगा। अगला आपके सामने की धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच जो विद्युत विभवांतर बनाए रखने के लिए सबसे आसान विधि है, उसे किसके टर्मिनलों के बीच जोड़ना है या फिर जोड़ा जाता है। ये गाइस वही क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। केवल दिमाग लगाने की ज़रूरत है। लेकिन अब आप कहेंगे दिमाग लगता ही नहीं है। भैया लगाओ दिमाग, बादाम वगैरह खाओ, दिमाग लगेगा क्यों नहीं, है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा आपका बैटरी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण को सबसे पहले किसका ध्यान गया था। कहने का मतलब है मेरे भाई कि जब कोई भी तार है गाइस, अगर उसमें कोई धारा प्रवाहित होती है तो उसकी जो गाइस उसमें कंपास की सुई लगी होती है, उस कंपास की सुई में प्रत्येक बार विक्षेपण होता है। और इस विक्षेपण को सबसे पहले देखा किसने था, या फिर इसका जो गाइस इस विक्षेपण पर ध्यान है, ये सबसे पहले गया किसका था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने की मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे भाई। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर दक्षिण, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा की ओर संरेखित होगा। बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया गया, थोड़ा घुमाया गया, केवल ऑप्शन इधर उधर कर दिया गया बस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की बीमा जो है या क्या होती है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। आरआरबी एसएससी की परीक्षा में पूछा गया मेरे भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IL−1। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर जो है किसके बराबर होती है। इजी, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी जानते भी होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 746 वॉट, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 746 वॉट्स को क्या कहा जाता है, बस वही घुमाया गया मेरे भैया, केवल घुमाया ही जाता है, इसको लैंग्वेज ही चेंज की जाती है और क्वेश्चन लगभग वही रहता है आपका, मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। और जो भी मेरे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए, मैं लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, अगर मेरा गला बैठा हुआ है, मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, किसी तरीके से मैं आपकी क्लास ले सकता हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, वो लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो चैनल पे पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। देखो, एक 746 वॉट को एक अश्व शक्ति कहा जाएगा या एक हॉर्स पावर कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक डायोप्टर जो है किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मीटर इनवर्स की, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। 1 मीटर किसके बराबर होता है, इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर दीजिए। आरआरबी जेई 14/12/2014 के एलो पेपर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइस ये इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1 मीटर जो है किसके बराबर होता है, तो 10⁶ माइक्रोन के बराबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या जो है किस में मापी जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि नैनोमीटर में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। गाइस आपको हमारी मेहनत आज की कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर जाकर के आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किया, मैं लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। ओके, तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा।
इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।